हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को डिटेल में समझा था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाला टॉपिक को। और आज सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखिए, जब देश या किसी स्टेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति आ जाए तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। प्रेसिडेंट के पास 3 प्रकार की इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अधिकार होता है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जिसे आर्टिकल 352 में डिफाइन किया गया है। दिस इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। यानी कि जब भारत पर कोई बड़ा खतरा हो, जैसे कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या अंदरूनी बगावत, तो राष्ट्रपति जी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इस समय गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल सेंटर के पास आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग बंद हो जाता है और फंडामेंटल राइट्स पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है। हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। हमारा नेक्स्ट इमरजेंसी है स्टेट इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। इस इमरजेंसी को आर्टिकल 356 में डिफाइन किया गया है। दिस इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन ए स्टेट। तो देखिए, अगर किसी स्टेट की सरकार प्रॉपरली काम नहीं कर रही हो या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए तो प्रेसिडेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी के समय स्टेट की पावर गवर्नर के थ्रू सेंटर के पास आ जाती है और स्टेट असेंबली सस्पेंड या डिसमिस हो सकती है। ये तब लागू होता है जब गवर्नर रिपोर्ट भेजता है कि स्टेट सरकार काम नहीं कर रही। आर्टिकल 365 कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने में असफल होती है तो प्रेसिडेंट इसे ऐसा मान सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट संविधान के अनुसार सही तरीके से नहीं चल रही है। इस परिस्थिति में प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है और स्टेट का कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। हमारे देश में अभी तक 125 बार से ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है। हमारा नेक्स्ट इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे आर्टिकल 360 में डिफाइन किया गया है। इट कैन बी ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। तो देखिए, अगर देश में बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इस समय सरकार की हर फाइनेंशियल डिसीजन पर सेंटर का कंट्रोल आ जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज रिड्यूस की जा सकती है और स्टेट्स को सेंटर की अप्रूवल के बिना पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं होती। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आज तक भारत में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थे प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर्स, जो इंश्योर करते हैं कि देश या स्टेट्स में क्राइसिस आए तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के वेटो पावर्स के बारे में, जिसे आर्टिकल 111 में डिफाइन किया गया है। तो देखिए, पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होने के बाद तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति जी उसको अप्रूव ना कर दे। लेकिन क्या प्रेसिडेंट हमेशा बिल पर साइन करते हैं? तो उसका जवाब है नहीं, उनके पास वेटो पावर्स होते हैं। तो चलिए प्रेसिडेंट के वेटो पावर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट वेटो के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट ए बिल कम्प्लीटली। यानी कि अगर राष्ट्रपति जी बिल को पूरा रिजेक्ट कर देते हैं तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वेटो। इस केस में बिल वहीं पर ख़त्म हो जाता है और वो कभी कानून नहीं बनता। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल को रिजेक्ट किया था। मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि अगर कोई बिल उनको सही ना लगे तो वो उसको रिजेक्ट कर सके। नेक्स्ट है सस्पेंसिव वेटो, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल for reconsideration, but the important thing is that president must sign if parliament repasses it.
यानी कि अगर राष्ट्रपति जी बिल को पास नहीं करते और उसको वापस पार्लियामेंट भेज देते हैं तो उसको कहते हैं सस्पेंसिव वेटो। इस केस में पार्लियामेंट को बिल रिकॉन्सिडर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर पार्लियामेंट दोबारा वही बिल बिना किसी बदलाव के भेज दे तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ता है। जैसे 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को वापस भेजा था। तो इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट बिल पर दोबारा सोचने का मौका पार्लियामेंट को दे सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट वही बिल फिर से भेजती है तो उनको साइन करना ही पड़ता है। नेक्स्ट वेटो पावर है पॉकेट वेटो एंड इट मीन्स नो एक्शन ऑन द बिल इनडेफिनेटली। यानी कि अगर राष्ट्रपति जी बिल को ना पास करे ना रिजेक्ट करे और बिना किसी डिसीजन के उसको इनडेफिनेटली होल्ड कर ले तो उसे कहते हैं पॉकेट वेटो। इस केस में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जितनी देर चाहे प्रेसिडेंट उसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को रोक लिया था। तो इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति किसी बिल को कंट्रोवर्शियल या प्रॉब्लमेटिक समझे तो वो उसे बिना किसी डिसीजन के इंडेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वेटो पावर है क्वालिफाइड वेटो बट इट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। तो देखिए, क्वालिफाइड वेटो एक ऐसी पावर होती है जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये पावर मेनली यूएसए के प्रेसिडेंट के पास होती है, जिसमें वो बिल को रिजेक्ट करने के बाद भी कांग्रेस के स्पेशल मेजोरिटी से ओवरराइड हो सकते हैं। यूएसए में पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहा जाता है। हमारे देश में क्वालिफाइड वेटो का सिस्टम नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति के वेटो पार्लियामेंट ओवरराइड नहीं कर सकती। यानी कि हमारे देश में सिर्फ एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वेटो होता है, क्वालिफाइड वेटो नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे प्रेसिडेंट के वेटो पावर्स जो इंश्योर करते हैं कि पार्लियामेंट कोई भी बिल बिना प्रॉपर रिव्यू के पास ना करे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स के बारे में, जिसे आर्टिकल 123 में डिफाइन किया गया है। तो देखिए, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आती है जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता, लेकिन एक नए लॉ की तुरंत ज़रूरत होती है। ऐसे में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जो एक टेम्पोररी लॉ होता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग पार्लियामेंट रिसेस एंड इट इज़ वैलिड फॉर 6 months + 6 weeks। तो देखिए, ऑर्डिनेंस एक टेम्पोररी कानून होता है जो तभी जारी हो सकता है जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो, यानी पार्लियामेंट के रिसेस के दौरान ही ऑर्डिनेंस पास हो सकता है। अगर देश में कोई अर्जेंट मैटर हो जो डिले नहीं हो सकता, तभी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे 2015 में लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। मतलब अगर पार्लियामेंट सेशन में होती है तो ऑर्डिनेंस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद भी परमानेंट कानून नहीं बनता, उसकी एक फिक्स्ड वैलिडिटी होती है। इसका मैक्सिमम वैलिडिटी 6 months + 6 weeks होता है। जब पार्लियामेंट का अगला सेशन शुरू होता है तो ऑर्डिनेंस को वहाँ प्रेजेंट करना जरूरी होता है। अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करती तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। मतलब ऑर्डिनेंस का कोई परमानेंट स्टेटस नहीं होता, उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना ही पड़ता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कैन ओनली बी इशूड ऑन पार्लियामेंट सब्जेक्ट्स। तो देखिए, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस सिर्फ उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जहां पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो थोड़ा समझते हैं कहां कहां ऑर्डिनेंस लागू हो सकता है। तो ये यूनियन लिस्ट जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर और बैंकिंग में, और कॉन्करेंट लिस्ट जैसे कि क्रिमिनल लॉ, मैरिज और एजुकेशन में लागू हो सकता है। यहाँ पे ये याद रखें, राष्ट्रपति स्टेट लिस्ट के विषयों पर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते जब तक कि नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी ना लगा हो। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनेंस कैन नॉट वायोलेट फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, राष्ट्रपति जी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई ऑर्डिनेंस राइट टू इक्वलिटी या राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है तो वो इनवैलिड होगा। मतलब ऑर्डिनेंस भी एक कानूनी प्रोसेस का हिस्सा होते हैं
और ये बिना किसी लिमिट के पास नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट व्हेन इट रिकॉन्वेंसेज। यानी कि जब पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आती है तो ऑर्डिनेंस को तुरंत उनके सामने रखा जाता है। यहाँ पे पार्लियामेंट को डिसाइड करना होता है कि ऑर्डिनेंस को एक प्रॉपर लॉ में बदला जाए या नहीं। अगर पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट करती है तो ऑर्डिनेंस तुरंत वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है तो ऑर्डिनेंस एक परमानेंट लॉ बन जाता है। तो देखिए, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक इमरजेंसी टूल है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थे प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, जो इंश्योर करते हैं कि अर्जेंट केसेज में भी देश में गवर्नेंस स्मूथली चले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इमरजेंसी पावर, वेटो पावर और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को डिटेल में समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।